हेलो बच्चों, आज से स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स आफ्टर सॉल्यूशन। सेकंड चैप्टर हमारा कंपैरेटिवली और भी इजी बोलिए, बिकॉज न्यूमेरिकल बहुत इजी है इस चैप्टर के, जो हम साथ साथ में करेंगे। केमिकल काइनेटिक का लिंकअप जो क्लास 11th में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था, कुछ थोड़ा बहुत उससे भी है, बिकॉज वहां पर भी हम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते थे। यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक होता क्या है उसको समझते हैं। केमिकल काइनेटिक दैट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction and the factors affecting the rate of reaction। यानी कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम रिएक्शंस के रेट यानी अभिक्रियाओं के वेग के बारे में स्टडी करते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले यानी उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलता है। यानी कि इस चैप्टर में हमें सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग ROR करके लिखेंगे। सेकंड थिंग, जो फैक्टर्स इस रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। यानी कौन कौन से फैक्टर्स है, लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये कैसे रिएक्शन की स्पीड को प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। यानी पूरा चैप्टर इन दो वर्ड्स में ही रिवॉल्व करते रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने के लिए हम एक सिंपल सा पहले आपको डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम बार बार कह रहे हैं ROR, हमने यहां लिख दी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन of reactant or product with respect to time। यानी कि समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन आता है, हम इसके लिए अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन शब्द का यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारा ये क्लियर आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार कम होगा, वो आपस में रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। अगर हम फॉर्मूले के टर्म्स में लिखेंगे तो भी ये लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन वाला टर्म ऊपर आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। यानी कि उस पूरे चेंज में जो कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन आया उसमें कितना समय लगा, आप उससे डिवाइड कर दोगे, ये टर्म आ गया। अगर आपसे कोई यूनिट पूछता है रेट ऑफ रिएक्शन का होता क्या है, तो आपको पता है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, हम मोलारिटी के टर्म में इसको लेंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी कि हमारा यूनिट बन गया मोल पर लीटर, और टाइम का हमें पता है सेकंड, तो ये टर्म सेकंड इनवर्स बन गया। तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो सबसे पहली चीज हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। क्लियर हो गया सबको बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, उस चीज को समझना है हमें। रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं हम बहुत ही इजी तरीके से। कैसे, वो तो अभी हम बताएंगे, बट पहले हम ये समझते हैं कि भाई किसके लिए निकालेंगे रिएक्शन की स्पीड। ऑब्वियसली रिएक्शन के लिए निकालेंगे। कौन से रिएक्शन के लिए निकालेंगे इस चैप्टर में वो भी समझते हैं। हमें पता होना चाहिए जो रिएक्शंस हैं वो अलग अलग तरीके की होती है। यानी जैसे फास्ट रिएक्शन, फास्ट नाम से समझ गए, तेज यानी जो स्पीड से आगे बढ़ती है। कौन सी हो सकती है फास्ट रिएक्शन, जैसे कि आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शन जनरली बहुत ही फास्ट स्पीड से आगे बढ़ती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लिया हमने। AgNO3 के विलयन की अभिक्रिया यानी उसके सॉल्यूशन की रिएक्शन आपने NaCl के साथ कराई। AgNO3 की अभिक्रिया अगर हम NaCl के साथ करेंगे तो AgCl का एक सफेद रंग का प्रेसिपिटेट बनता है विद NaNO3, ये बनता है इसका सॉल्यूशन। ये एक ऐसी रिएक्शन है बहुत फास्ट स्पीड से हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली फास्ट स्पीड से होती है।
इतनी फास्ट है कि इसको पूरा होने में कोई 10 की पावर -6 सेकंड का टाइम लगता है, यानी जैसे आपने मिलाया उत्पाद आपको मिल गया। ऐसे रिएक्शनों के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी हम इनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते हैं। जो बहुत ज्यादा स्पीड से होती है उनके लिए। सेकंड थिंग, स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन का मतलब नाम से क्लियर हो गया, धीमी अभिक्रियाएं। स्लो रिएक्शन अब इतनी धीमी है जिनको पूरा होने में 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 1 साल, 2 साल, इतना अधिक समय लग जाता है। यानी वे बैठे रहो, वेट करते रहो कि भाई रिएक्शन कब पूरा होगी, कब पूरा होगी। तो ऐसे रिएक्शनों के अगर हम एग्जांपल देखें, कौन सा, करोजन, जंग लगना एक धीमी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इनके लिए भी प्रैक्टिकली हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते हैं। प्रैक्टिकली रेट ऑफ रिएक्शन इनके लिए भी डिटरमाइन नहीं की जाती है। ओके, इनके लिए भी नहीं किया। ओके, तो अब निकाले किसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, उसको समझते हैं। हम उन अभिक्रियाओं के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं जो ना बहुत स्लो है ना बहुत फास्ट है, यानी कि मॉडरेट स्पीड से चल रही है। मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसका एक एग्जाम्पल हो गया। मॉलिक्यूलर यानी कि आणविक अभिक्रियाएं जिनमें अणु पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, एक से ज्यादा। लाइक कौन सा, N2+3H2 ले लो। N2+3H2 gives 2NH3, या फिर CH4+Cl2 gives CH3Cl+HCl। यानी जो अणु यानी मॉलिक्यूल जिनमें पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। इन रिएक्शनों में हम समझ सकते हैं कि भाई N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पर H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, N और H के बीच में हम लोग यहाँ सिंगल बॉन्ड देखेंगे अमोनिया में। तो ऑब्वियसली भाई इनको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले हम N और N के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे, H और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे, तब जाके नए बॉन्ड्स बनेंगे। तो कुछ टाइम तो लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। यानी कि अब ये रिएक्शन ऐसा नहीं कि 2 दिन में पूरी हो रही है या 1 साल में हो रही है, हो जाएगी, पर्टिकुलर टाइम लगेगा। यानी कि ये ना बहुत स्लो होगी ना बहुत फास्ट होगी। तो ऐसी रिएक्शनों की स्पीड हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये भी हमें समझ में आ गया कि हमें कौन सी रिएक्शन का निकालना है। अब देखिए निकालते कैसे। अब जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम 2 टर्म यूज करेंगे, क्योंकि जो रिएक्शनें हैं हमने देखा स्लो, फास्ट, मॉडरेट थी, वो भी अलग अलग तरीके की थी। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन से, देखिए एक होता है औसत यानी कि एवरेज रेट, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, इंस्टेंटेनियस रेट। ये 2 टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, औसत दर और तात्क्षणिक, यानी एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। हम ये 2 टर्म्स यूज करते हैं। एवरेज नेम से क्लियर हो रहा है, एवरेज निकालते हैं ना एक क्रिकेट प्लेयर का, जब वो पूरा मैच, पूरी लाइफ उसने खेल लिया, लगातार गेम करते जा रहा है, शुरू से लेके लास्ट तक की जो इनिंग्स है उनके लिए एवरेज निकाला जाता है। वैसे रिएक्शनों में भी जब शुरू होती है और लास्ट कंप्लीट होती है तो उस पूरे ड्यूरेशन में जो उसका स्पीड था वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। जबकि रिएक्शन अगर चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपने उसकी स्पीड के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किया तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। यानी अभिक्रिया के दौरान रिएक्शन चल रही है और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने बोल दिया कि भाई 5 सेकंड पूरे होने पर उसकी रिएक्शन की स्पीड कितनी है, वो इंस्टेंटेनियस रेट। समझते हैं थोड़ा और एग्जांपल से। अब सपोज करते हैं यहां पर हमने एक रिएक्शन लिखा इस तरीके से, A + B इट गिव्स C। हमें इसके लिए एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट निकालते कैसे हैं, एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, उसको समझते हैं। एवरेज रेट को निकालने के लिए हमने जब A के टर्म में निकालेंगे, यानी A जो हमारा रिएक्टेंट है अभिकारक, उसके पदों में, उसके फॉर्म में आप लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, A लिखा और डेल्टा यहां साइन लगा दिया। यानी कि A की सांद्रता में जो परिवर्तन आ रहा है उसको आपने जो टाइम लगा उससे डिवाइड कर दिया।
यहाँ ट्राइंगल का आपको साइन लगा देना है, डेल्टा बोलते हैं, यानी परिवर्तन को जो रिप्रेजेंट करता है। बी के टर्म में दिखाओगे तो माइनस डेल्टा बी अपॉन में आ गया टाइम, और सी के टर्म में दिखाओगे तो वहां प्लस लगा देंगे। अब आप बोलोगे कि भाई ये प्लस माइनस अपने मन से लगा रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर जो माइनस साइन है वो लगता है रिएक्टेंट के आगे, और प्लस साइन लगेगा प्रोडक्ट के आगे। यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ लगातार कम होता है, इसलिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है, इसलिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करना होता, तो इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राइंगल का यूज ना करके हम डी लिख देते हैं, बस एक थोड़ा सा जो डिफरेंस है एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, जिससे हमें देखकर पता लग जाएगा कि कौन सा इंस्टेंटेनियस है और कौन सा एवरेज है, उसके बारे में हमें पता लग जाता है। तो सबसे पहली चीज, छोटी सी चीज हमें यह समझ में आना चाहिए कि होता क्या है, एवरेज को कैसे दिखाते हैं, इंस्टेंटेनियस को कैसे दिखाते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए अब इसी रिएक्शन में यहां पर हमने लिखा होता 2, यहां पर लिखा होता 3, यहां पर भी 2, कुछ इस तरीके से होता। मे बी वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, आपको पता है नंबर मॉलिक्यूल्स के आगे। अगर ऐसा होता तो एवरेज रेट को दिखाने के लिए अब देखिए कैसे करते हैं। इसी एक्सप्रेशन में यहां पर ये जो 2 आया उसको आप ऐसे दिखा दोगे -1/2। यहां 3 है तो आप यहां लिख दोगे -1/3। यहां 2 आ रहा है सी के साथ तो 1/2, इस तरीके से। सेम वही टर्म्स यहां पर भी यूज हो जाएंगे, -12a, -1/3 एंड द +1/2। यानी जो इनके आगे जो कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं, गुणांक जिन्हें हम बोलते हैं, वो अपॉन में आ जाएंगे इस तरीके से। क्लियर हो गया बच्चों? एक और एग्जांपल लेते हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में रिएक्शन देखते हैं उसके बारे में। अच्छे से समझना है, धीरे धीरे, बहुत इजी चैप्टर है। अगर हमारे पास सपोज इस तरीके का रिएक्शन है, N2 + 3H2 gives 2NH3, और यहां पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन शो करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को शो करना है। आप क्या करोगे, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, 1 है इसका मतलब, तो सिर्फ dN2 अपॉन में आप लिख दोगे dt। यहां 3 आ रहा है, रिएक्टेंट के साथ है, तो 1/3 dH2 अपॉन में आ गया dt। एंड सेम वे 2 आ रहा है यहां पर, तो आप लिख दोगे +1/2 dNH3 अपॉन dt। इतनी चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है, फिर से बोल रहे हैं कि माइनस और प्लस कब लगाते हैं, माइनस रिएक्टेंट के आगे, प्लस प्रोडक्ट के आगे। मे भी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप और यहां देख सकते हैं। सपोज कीजिए कोई रिएक्शन चल रही है जिसमें ए से प्रोडक्ट बना, तो ए की सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज करते हैं हमने ले लिया 10, और यहां पर टाइम लिख दिया हमने शुरुआत में 0 सेकेंड पर। यानी कि अगर ए की सांद्रता, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है, 0 सेकेंड मतलब इनिशियल, आप 5 सेकेंड पूरे हो गए, 5 सेकेंड के बाद सपोज कीजिए ये कम होकर हमारा बचा 6, और 10 सेकेंड के बाद सपोज करते हैं ये बचा 0। अब हमसे किसी ने पूछा कि भाई रिएक्शन शुरू हो गए क्या 0 सेकेंड पे, तो हम बोलेंगे नहीं। अब 5 सेकेंड पे कोई डिस्कस करेगा सेम क्वेश्चन, तो हम बोलेंगे यस रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब अभिकारक की सांद्रता कम होने लग गई है। जैसे अभिकारक की सांद्रता कम होने लगी, इसका मतलब रिएक्शन शुरू हो गई है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा, बट अभिकारक की घटेगी। अब हमसे कोई पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो हम ऐसे दिखाएंगे -dA/dt। अब कोई बोलेगा हमसे कि भाई 5 सेकेंड पूरा होने पर ए का जो रिएक्शन का स्पीड है, रिएक्शन का रेट है, वो निकालो, तो हम लिखेंगे एट 5 सेकेंड R = माइनस। देखिए माइनस की इंपॉर्टेंस यहां पता लगती है। माइनस हमारा शो कर रहा है कि ए की सांद्रता घट रही है, तो देखिए 10 से 6 हो गया, यानी 6 क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन होगा, और इनिशियल हमारा 10 था। जब हमें परिवर्तन निकालना होता है तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो यहां पर आ गया 6 - 10,
और अपॉन में टाइम आ गया 5 माइनस 0, यानी आपका टर्म आ गया माइनस, और ये जो अंदर माइनस होगा ऑब्वियसली 6 माइनस 10 माइनस 4, तो माइनस 4 अपॉन, और आगे माइनस पहले से लगा अपॉन में 5, तो ऑब्वियसली 4 अपॉन 5 इज योर आंसर, यानी 0.8। देखिए प्लस में आ गया आंसर, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। यहां पर हमारा जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया, तो हमें नोट कर लेना है कॉपी में, साथ साथ में नोट बनाते रहना है। हमें ये पता लग गया कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। हम एक्सप्रेशन में माइनस यूज करते हैं बट न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। एंड द लास्ट थिंग, आज के वीडियो में जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो इंट्रो चल रहा है हमारा इस टॉपिक में, उसको समझ लेते हैं लास्ट। अब जैसे हमने यहाँ लिखा था अभी a प्लस बी एरो सी, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया सपोज, तो इसमें जब हमने ऐसे लिखा था r इक्वल टू माइनस हाफ डी अपॉन डी टी का टर्म जब हमारा बना था, और आगे db अपॉन dt का टर्म बना था, और लास्ट जो हमारा बना था माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 3 dc अपॉन dt, ये जो टर्म्स हमारे बने थे ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। जब हमने माइनस हाफ डी अपॉन dt लिखा, या माइनस db अपॉन dt लिखा, या प्लस 1 अपॉन 3 dc अपॉन dt लिखा, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है। बट इसमें एक टर्म हमें ध्यान देना है, खाली माइनस डी अपॉन dt क्या होता है। कोई पूछ सकता है, न्यूमेरिकल आएंगे ऐसे, खाली माइनस डी अपॉन dt क्या होता है, या खाली माइनस db अपॉन dt क्या है, और प्लस dc अपॉन dt क्या है। ये टर्म्स भी छोटे छोटे टर्म्स हैं, समझने हैं। देखो माइनस डी अपॉन dt का मतलब होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियरेंस ऑफ ए, ए के विलुप्ति की दर। ऐसे माइनस db अपॉन dt का मतलब है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, और प्लस dc अपॉन dt का मतलब है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अब देखिए यहां पर आप बोलेंगे कि भाई माइनस dp अपॉन dt तो रेट ऑफ रिएक्शन था, तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी कैसे बन गया। तो ये क्लियर होना चाहिए, कभी कभी रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो सकता है। जैसे कि इस इक्वेशन में आया बी के आगे कुछ नहीं था, तो यहां पर हमने माइनस dp अपॉन dt लिखा, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को भी माइनस dp अपॉन dt से दिखाते हैं, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती है। अगले वीडियो में जब हम लोग इससे आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे इस टॉपिक से रिगार्डिंग। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब कॉपी में लिख सकते हैं साथ साथ में।